प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। क्या एसआरओज पर हुकूमत के हाथ बांध दिए गए? जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया। गोश्त और फल आम आदमी की पहुंच से दूर, अशिया की स्मगलिंग महंगाई की बड़ी वजह बन गई। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। हुकूमत की जानिब से सदर के खिलाफ स्विस मुकदमा दोबारा खोलने पर खुर्शीद शाह बरहम कहते हैं, हमने तो खुदैबिया पेपर मिल्स केस नहीं खोला था। वज़ीर आज़म के पहले गैर मुल्की दौरे चीन की तैयारियां मुकम्मल। मुज़ाकरात में एनर्जी और इक़्तिसादी बहरान पर फोकस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पाबंद कर दिया है कि अब वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अवाम से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इजाफी टैक्स अवाम पर बोझ और गैर कानूनी था। माजी में भी इस तरह के इकदाम से अवाम को लूटा गया। जनरल सेल्स टैक्स के हवाले से तफसीली फैसला चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने तहरीर किया। दूसरी तरफ कौमी असम्बली ने आज बजट की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जीएसटी समेत तमाम टैक्स 13 जून से ही वसूल किए जाएंगे। यूं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद उसका फायदा अब आवाम को नहीं होगा। आवाम को इजाफी टैक्स देने होंगे। चंद दिनों के लिए पेट्रोल समेत जिन चीज़ों की कीमतें कम हुई थी वो बढ़ जाएंगी। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। असद उमर साहब, तफसीली फैसला आ गया और अब उसके बाद जीएसटी जो है वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं लिया जा सकता। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हमेशा से ऐसा होता है कि एक बजट तो आता है, लेकिन उसके बाद जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है हमारा, वो एसआरओज के ज़रिए बहुत सारा जो मामला है उसमें टैक्स लगा देते हैं, बहुत सारा टैक्स विड्रॉ कर देते हैं और ये जो बजट है ये गैर मानी होकर रह जाता है। आवाम पर तो टैक्स लग जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो हमेशा इसका फ़ायदा लेते हैं। ये बयान फरमाइए कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर टैक्स नहीं लिया जा सकता, तो ये जो एसआरओज का मामला है ये कुछ रुकेगा या हुकूमत फिर भी किसी कानून का सहारा लेकर इसको जारी रखेगी? ये जो मसला है एसआरओ का जो कल्चर है, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की मईशत के लिए। और पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी लेवल की करप्शन की जाती है वो भी अक्सर औकात इन्हीं एसआरओज का सहारा लेकर की जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे मंशूर के अंदर भी था। और आप किसी भी इंडिपेंडेंट, अगर आप इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे, मईशत के एक्सपर्ट से बात करेंगे, तो इस बात पर ज़रूर जोर देगा कि ये एसआरओ जो कि एक बंद कमरे के अंदर बग़ैर किसी पार्लियामेंट्री रिव्यू के लिए जारी किए जाते हैं, जब तक आप इनको बंद नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं, तो बड़ी करप्शन का भी खात्मा करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये अवाम के नुकसान में और चंद ताकतवर लोगों के फ़ायदे के लिए जो फैसले होते हैं उनको भी रोकना मुश्किल होगा। अच्छा असद साहब, आज एक और फैसला आया अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसके हवाले से अब जो गुज़श्ता साल से रुके हुए थे वो उन्होंने कहा है कोर्ट ने कि आप ले सकते हैं, यानी अवाम अब वो कीमत देने पर मजबूर हो जाएंगे। तकरीबन 80 अरब रुपया है जो वसूल किया जाएगा। तो ये तो अवाम पर एक और बहुत बड़ा बोझ है। ये इस कदर जो पिसे हुए हैं लोग महंगाई में, आप समझते हैं कि वो ये पैसा देने की पोजीशन में हैं? अच्छा, इसमें दो मुख्तलिफ बातें जी। जहाँ तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज का ताल्लुक है, वो बुनियादी तौर पे गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो आपका तेल है वो बरामद किया जाता है, आलमी मंडी से आता है। और आलमी मंडी की उतार चढ़ाव जो हैं तो उसकी बुनियाद पे तेल की कीमत बढ़नी या कम होना जो है उसमें बज़ाते खुद कोई गलत बात नहीं है। जो मसला है वो ये है कि क्योंकि आप डायरेक्ट टैक्स, ताकतवर तबकों से टैक्स वसूल करने को तैयार नहीं हैं, और इस बजट के अंदर भी आपने यही देखा कि आप हुकूमत कोई एक से इकदाम करने को तैयार नहीं है जिसमें ताकतवर तबकों से जो टैक्स से बरीज़िम्मा हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाए, या वो लोग जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, जिन पर लगता तो है टैक्स लेकिन उसको चोरी कर रहे हैं और वो टैक्स अदा नहीं कर रहे, कोई इकदाम जब आप नहीं लेंगे तो उसको पूरा करने के लिए फिर बिला वास्ता टैक्सों के ऊपर इन्हिसार किया जाता है। और पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं उसके ऊपर बहुत भारी टैक्स कलेक्शन की जाती है और सैकड़ों अरब रुपए कलेक्ट किए जाते हैं जो टैक्स लगाए जाते हैं इनके ऊपर। वो जो है वो ज़्यादती और जुल्म है।
अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो ठीक है, वो एक मजबूरी है हुकूमत की, वो पैसा कीमत बढ़ानी पड़ती है, लेकिन जब तक आप इस निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे और डायरेक्ट टैक्सेशन और बिलवास्ता टैक्सेशन में इजाफा करके बिला वास्ता टैक्सेशन को कम नहीं करेंगे तो ये बोझ आवाम के ऊपर रहेगा। लेकिन इसमें असद साहब बहुत सारा ऐसा टैक्स है जिसे सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी भी करार दे चुकी है, जैसे लीवी लगाई जाती है पेट्रोलियम पे और वो आवाम से वो वसूल किया जाता है। अगर वो टैक्स भी निकाल दिया जाए तो फिर ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं आवाम से, शायद उससे भी कोई छूट मिल सके। जी वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो बड़ा इशू है ज़्यादा वो टैक्सेशन जो की जा रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो इनडायरेक्ट टैक्स वसूल किया जा रहा है, और जब जीएसटी आपने लगाया है तो जाहिर है वो जीएसटी मज़ीद बढ़ा दिया गया है, तो और पेट्रोलियम के ऊपर टैक्सेशन आपने कर दिया है, वो जो है अवाम के ऊपर बोझ है और वो ज़्यादती है। जो फ्यूल एडजस्टमेंट है और वो दोनों तरफ होना चाहिए। फ्यूल एडजस्टमेंट बिकॉज आलमी कीमत जो है, आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, तो वो दोनों तरफ एडजस्टमेंट होने में बजाते खुद कोई ख़राबी नहीं है। अच्छा, आज बजट पास हो गया, उसमें जब ये इंतखाबी कैंपेन चल रही थी और फिर बाद में भी कौमी असम्बली में तकारीर में यही आया कि अब कोई चीज़ खुफिया नहीं रहेगी, हर चीज़ की ऑडिटिंग होगी। आज जब बजट पास हुआ तो फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत सारा फंड है, ये कह दिया गया कि वो ऑडिट से मुस्तस्ना होगा, तो ये कुछ एक यू टर्न नज़र नहीं आता आपको सियासतदानों के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से? और फिर हम ये नहीं देखते कि अपोजिशन ने भी इस पर कोई बड़ा एहतजाज किया हो। अच्छा देखें, ऑडिट तो हर चीज़ का होना चाहिए। एक अच्छा निज़ाम जो होता है उसके अंदर कोई भी इस ऑडिट से बरी ज़िम्मा नहीं होना चाहिए, चाहे वो सदर अखराजात करें, वज़ीर आज़म करें या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ करें। ये समझ में बात आती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी या 7 इदारे जो हैं कुछ ऐसा काम करते हैं जो आप तशहीर नहीं करना चाहते, आप सबके सामने वो खबर नहीं रखना चाहते कि ये किस लिए काम किए गए। तमाम दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है। तो ये हो सकता है कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो हो, वो ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ एक सिलेक्ट कमेटी के पास जाए और वो पब्लिकली उसको डिस्क्लोज ना किया जाए, लेकिन उसमें ऑडिट ही ना होना, तो मुझे तो ये इस बात से इत्तेफाक नहीं है, मेरे ख्याल में ये ठीक फैसला नहीं है। अच्छा, एक आपका कमेंट चाहूँगा। IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, IMF के जो डेलीगेशन है वो रुक गया है, एनर्जी पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं, अनाउंसमेंट का, और बजट का उन्हें इंतज़ार था कि हो जाए। जो शराइत वो बता रहे हैं उसमें तो बहुत कड़ी शराइत बताई जा रही हैं, जिसमें डॉलर की प्राइस वो कह रहे हैं रुपए की कीमत में कमी की जाए। ये सब कुछ मुमकिन होगा इस हुकूमत के लिए? और आप समझते हैं कि ये जो जिस नहज पे जा रही है, जो रास्ते इख्तियार किए हैं हुकूमत ने, वो इकॉनमी को बेहतर बनाने में मुआविन होंगे? देखें, अभी जो फैसले किए गए इस बजट के अंदर, तो वो इस बजट के फैसले तो ऐसे ही लगता है कि IMF की जो शराइत होती थी पहले, उसी किसी प्रोग्राम के तहत है। वही इंडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इजाफा, वही फिस्कल डेफिसिट को कम करने का पुराना तरीका। मुझे तो इसके अंदर कोई ऐसी रेडिकल चीज़ नज़र नहीं आई, कोई ऐसा रिफॉर्म प्रोग्राम नज़र नहीं आया जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकें कि IMF को दिखा सकेंगे देखें हमारे पास एक रिफॉर्म एजेंडा है। IMF की एक चीज़, बुनियादी चीज़ याद रखें, उनका काम क्या है? उनका काम सिर्फ ये है, आप अपने कर्जे अदा करने में नाकाम हो गए, इसलिए अब आप जा रहे हैं IMF के पास कि खुदा का वास्ता कुछ हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमें कमर्शियल मार्केट से अब कोई कर्जा नहीं मिल रहा है, हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक कोई भी लेंडिंग करने को तैयार नहीं है, तो हमें बचें। IMF जब आपको इस मुश्किल से निकालेगा तो उसने शराइत वो लगानी है जिससे उनको ये यकीन मिल सके कि अब जो आप कर्जे ले रहे हैं वो भी वापस कर सके और पुराने कर्जे भी। उनका काम अब आवाम की फलाह नहीं है, ये कौम की लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज लेके आएँ, ऐसे पॉलिसी सामने लेके आएँ जहां पे आप ये, जिससे आप कर्जा लेने जा रहे हैं उसको ये भी दिखा सकें कि मैं आपका कर्जा वापस कर चुकूंगा, क्योंकि मैं ऐसे 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 इस कर्जे को इस्तेमाल करूंगा जिससे मेरी मईशत में इजाफा होगा, मेरी आमदनी बढ़ेगी और मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा और फिर मैं आपके कर्जे वापस कर सकता हूं। अगर आपके पास ये कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा, अभी मैं इस बजट की उस जिक्र ये कर रहा था, इसमें क्या चीज़ है जिसको हम जाके दिखाएंगे कि IMF को कि जी देखें हमने जो टैक्स जो नहीं देते, जो चोरी करते, उनके ऊपर को क्रैक डाउन का इसमें सिलसिला हो। नए सेक्टर, जो बड़े बड़े जो एग्जाम्प्ट इदारे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनको को इसमें लाने की कोशिश की हो, वो हमें नहीं नज़र आ रहा। जो मुल्क की लूटी हुई दौलत जो है, जो स्विस बैंकों और बाहर रखी हुई है, उसकी रिकवरी का कोई स्कोर
जब कोई भी आपके पास नहीं होगा तो और उनके पास आप फिर भी कर्जा लेने के लिए जाएंगे तो फिर तो वो ऐसी शराइत लगाएंगे जो सबसे आसान तरीन हो। याद रखे, वो शराइत वो लगाएंगे जो सबसे आसान हो करने के लिए, यानी वो चीजें जो सबसे मुश्किल होंगी आवाम की जिंदगी के लिए। बहुत 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 कोई शक नहीं होना चाहिए। असद उमर साहब जो कह रहे थे कि अगर आपकी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं होगी तो फिर आप IMF के पास जाएंगे और जब कर्जा लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको ऐसी शराइत आपको पूरी करनी होगी जिसका सारा बोझ आवाम पर पड़ेगा। नाज़रीन, यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। गोश्त और फल आम आदमी की पहुंच से दूर, अशिया की स्मगलिंग महंगाई की बड़ी वजह बन गई। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान में अशिया की किल्लत और अदम दस्तयाबी के बास महंगाई बढ़ती जा रही है। रोजमर्रा की अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। चीजों की किल्लत की एक वजह एक्सपोर्ट और स्मगलिंग है। मार्केट में गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अफगानिस्तान भेजने वाले जानवरों का कोटा 7,000 जानवर माहाना से कम करके 3,000 करने का हुक्म दिया है और तवक्को ये की जा रही है कि इस फैसले से गोश्त की कीमतें कम होगी। हैरत की बात है कि अवाम मफाद के लिए जो फैसले मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए वो अदालतें कर रही हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इब्राहिम मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुगल साहब। मुगल साहब, ये बयान फरमाइएगा कि ये जो महंगाई है इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चीज़ें इसलिए अदम दस्तयाब नहीं है कि या तो कानूनी तौर पर चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है या वो स्मगल हो रही है, जैसे ये पेशावर हाई कोर्ट ने कहा गोश्त के हवाले से। बताया ये जा रहा है कि 1,000 जानवर रोज़ाना अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, तो गरीब आदमी जो है पाकिस्तान का वो गोश्त कहाँ खा सकता है? समी साहब, आपने ठीक कहा। हुकूमत का नाम जो अगर दूसरा लिया जाए तो वो तो वेलफेयर होता है कि भी वेलफेयर के काम करेगी, लेकिन पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ ही कल्चर है। डिमांड एंड सप्लाई का जहाँ तक तल्लक है, पाकिस्तान के आज के हालात ये हैं, यहाँ 18 करोड़ जानवर हैं मुर्गी के अलावा, जिसमें गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है शामिल। 18 करोड़ जानवरों में से आप जो मकसदियत में लेते हैं वो गोश्त का मिलना भरपूर अंदाज में, दूध का मिलना भरपूर अंदाज में, और इसके बाद बाज़ जगहों पर इस दूध से मतलब ये कि घी भी बना लिया जाता है। अब एक पाकिस्तानी को औसतन आप अंदाजा करें, जो दुनिया के अफराद को एक महीने में गोश्त मिलता है प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए, जिस्म की भी आखिर जरूरत है और गोश्त प्रोटीन की जरूरत पूरी करता है, दूध आपकी जिंदगी की और जिस्म की जरूरत है। एक पाकिस्तानी को सालाना मुर्गी का, गाय का और बकरे का, गोया तीनों किस्म के गोश्त मिलाकर 16.76 किलोग्राम साल का मिलता है, जो दिन का तकरीबन 50 ग्राम एक दिन का भी नहीं बनता। दुनिया में ये औसत जो है, यहाँ 16 किलो जो नहीं मिल रहा, दुनिया में ये औसत 40 से 50 किलोग्राम की है। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पाकिस्तान में सालाना हम तकरीबन 32 से 34 लाख टन गोश्त, जिसमें ये तो फिगर्स बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। असल मसला ये है कि ये जो फैसले करने चाहिए थे अवामी मफाद के, यानी अवाम तो ये तवक्को करते हैं कि उनके नुमाइंदे ये फैसला करेंगे, स्मगलिंग रोकेंगे, एक्सपोर्ट की इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं देंगे, पहले यहाँ की ज़रूरियात पूरी करेंगे, वो फैसले अदालतें कर रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने जानवरों की जो नंबर है वो कम किया है, जबकि हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको तो इसका कोई एहसास नहीं है। हम पाकिस्तान की अदालतों को सल्यूट पेश करते हैं कि चलो कोई तो सुन रहा है बात को, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इस मुल्क में बकरे का, गाय का, चिकन, मुर्गी का गोश्त मिला के सालाना 33-34 लाख टन से ज्यादा फराहम नहीं किया जा रहा, जरूरत 80 लाख टन की है, उस मुल्क से सोचा जाए कि आप एक्सपोर्ट की बात करें या आप स्मगलिंग की बात करें, ये समझ में ना आने वाली चीज है। और अगर चीज 34 लाख टन दे रहे हैं, चाहिए 80 लाख टन, कीमत तो डबल हो जाएगी। लेकिन शमी साहब, एक चीज मैं दुख से कहूंगा, आपने तो कहा ना ये सियासी नुमाइंदे बैठ के असेंबली में फैसला करें और डिमांड और सप्लाई को बेहतर करें। चलो जालमो, अगर तुमने स्मगलिंग से कमाना ही है, तुमने ये पास लेके परमिशन स्पेशल माल बनाना ही है, तो जानवरों की प्रोडक्शन की बढ़ाने की भी बात करो। आपको मैं क्या बताऊं, बड़े बड़े माशाल्लाह दाढ़ियों वाले और बगैर दाढ़ियों के वजीर भी रहे, मशीर भी रहे, MNA भी रहे, MPA भी रहे, वही लोग हैं
जिन्होंने कोटे भी लिए हुए हैं कि ईरान को और अफगानिस्तान को इतने जानवर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कोटा फर्ज करो 5,000 जानवर का, तो जानवर एक्सपोर्ट कर रहे हैं 50,000। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे यहाँ जो गोश्त है वो तकरीबन 650 किलो के लगभग रुपए के लगभग मिल रहा है, लेकिन आप ये जो काबुल की जो होलसेल मार्केट है बताया जा रहा है वहाँ पे ये गोश्त 200 रुपये किलो अवेलेबल है। जो यहाँ पर चीज़ बनती है यहाँ के आवाम के लिए वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोस में जो लोग हैं वो इस चीज़ का असल में हमारे कुछ इलाके जैसा बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ भेड़ बकरी अच्छे अंदाज से पाली जा सकती है। और होता यह है कि जब अकरास किसान से जो आप गोश्त ले रहे हैं वो तो मुमकिन है आपको 150-200 रुपए से ज्यादा ना पड़ता हो, वो तो दरमियान में मिडल मैन आ गया, जब तक आप तक पहुंचा वो 600-700 रुपए किलो, 650 रुपए किलो हो गया। अब वो बॉर्डर से अक्रॉस किसी ने परमिट लिया हो या स्मगलिंग कर रहा है, जानवर उधर चला गया, ज़िबा किया, और ज़िबा करने वाले के दरमियान और यूजर के दरमियान इतनी लंबी चौड़ी चेन नहीं है अफगानिस्तान में, लिहाजा। अच्छा, ये सारा जो बताया जा रहा है कि इसमें जो अकाबरीन है, जो हुकूमती एहलकार है, ये इसमें मुलव्वस होते हैं, और ये सिर्फ गोश्त की सूरत हाल नहीं, अच्छा फ्रूट भी बाहर जा रहा है, अच्छी वेजिटेबल भी बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अवाम के लिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत कम है और उनकी मिकदार भी बहुत कम है। बहुत जी सर जो आप ये कह रहे हैं, अब देखें ना, अच्छे से अच्छा आम आज जो मार्केट से लिया जा रहा है 50 रुपए किलो है, लाहौर में वो 120 रुपए किलो बिक रहा है। सही कह रहे हैं, बहुत इब्राहिम साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामला ये है कि पाकिस्तान में चीज़ें प्रोड्यूस भी हो रही हैं, लेकिन क्योंकि स्मगल हो रही हैं, बाहर एक्सपोर्ट की इजाज़त है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को वो चीज़ें मुयसर नहीं है। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। हुकूमत की जानिब से सदर के खिलाफ स्विस मुकदमा दोबारा खोलने पर खुर्शीद शाह बरहम कहते हैं, हमने तो हुदैबिया पेपर मिल्स केस नहीं खोला था। स्विस केसेस के हवाले से पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि स्विस केसेस को अदालत ने खुद खत्म किया। इस केस पर नवाज शरीफ ने खुद माजरत की, लेकिन ये केस दोबारा खोला जा रहा है। लगता है कि हुकूमत की कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है, जो उनके लिए मायूस कुन है। उनका कहना था पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में किसी भी सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की, जिसमें शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल केस भी शामिल है। एक तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अहम इशूज़ पर मिलकर चलने की बात हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इन बयानात से ऐसे लग रहा है कि हम 90 की महाजराई की तरफ वापस जा रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है, आगे क्या होगा, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर चौधरी एतजाज़ हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हैं आप? एतजाज़ साहब, ये बयान किया है खुर्शीद शाह साहब ने कौमी असम्बली में कि ये जो हुकूमत स्विस केसेस की बात कर रही है, खोल रही है, ये महाजराई कर रही है, ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है चौधरी साहब कि ये हम 90 की दहाई में वापस जा रहे हैं, जहां महाजराई अपने अरूज पर थी? लगता तो कुछ ऐसे ही है। हालांकि मैं समझता हूँ कि किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट इसकी ड्रैग कर रही है सबको 90 की दिहाई में, क्योंकि ये सारा अमल दरामद केस तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, एनआरओ के पीछे पड़े हुए हैं। और अगर बनाना ही है कोई अमल दरामद केस, तो मैं पूछता हूँ असगर खान पे अमल दरामद, असगर खान के फैसले पे अमल दरामद बेंच क्यों नहीं बनता? इतने अरसा हो गया उस फैसले को आए। उसमें कहा है कि जो 35 लाख रुपए असद दुरानी ने मियां नवाज शरीफ को दिए थे, जो 35 लाख रुपए यूनुस हबीब ने दिए थे, और जो 25 लाख रुपए यूनुस हबीब से ने दिए थे, जो ISI ने दिए थे या यूनुस हबीब ने दिए थे असलम बेग के बिहाफ पे, वो पैसे टू सबवर्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन थे, टू सबवर्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये अल्फाज हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत बड़ा क्राइम था। और बाकी जितने भी लोगों को पैसे दिए, जिनमें हफीज़ पीरज़ादा, मुस्तफ़ा खार और वो जो जाम सादिक, अरबाब रहीम, उन्होंने नाम ले लेके उन्होंने कहा है सबसे पैसे वापस लो और फौजदारी मुकदमात इनके खिलाफ करो और विद इंटरेस्ट वापस लो पैसे। उस ज़माने का 1990 का करोड़ रुपया आज को 5-6 करोड़ रुपया बने, उस पर भी तो लगाएं अमल दरामद, उसका भी तो कराएं। सिर्फ अमल दरामद उन्हीं केसेस का होगा जिन पे पीपल्स पार्टी से मुंसलिक लोग, जिसमें मुलव्वस या मंसूब जिनसे मुल्ज़म है। और फिर ये है कि मैं ये कहता हूँ ये कर भी लें। मेरा पहले दिन से समी ये मौक़िफ़ है
कि ये मुकदमात नहीं खुल सकते, बल्कि यहाँ तक मेरा मौक़िफ़ था कि ये मैं पार्टी अपनी को कहता था कि ख़त बेशक लिख दो, ये मुकदमात नहीं खुल सकते। जब तौहीन अदालत का नोटिस यूसुफ रज़ा को हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने मौक़िफ़ अपना तब्दील नहीं किया। मेरा यही मौक़िफ़ था कि ख़त लिखने में कोई हरज नहीं था, ये केस नहीं खुलेंगे, पर ख़त ना लिखना कोई जुर्म भी नहीं है। जिस तरह मैं यहाँ चौधरी साहब, आपने ये जिक्र किया है ख़त के हवाले से स्विस अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में कल ये बताया गया कि एक ख़त लिखा गया और ये कहा गया कि अदालत को बताया नहीं गया, और फिर अदालत ने एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी है, जिसके हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है। तो ये सारा मामला क्या है? क्या जो वजारत कानून थी वो कोई ख़त लिखने की मजाज थी, और फिर जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ख़त लिख दिया गया, कोई ऐसी डायरेक्शन थी कि इसके बाद वजारत कानून या हुकूमत पाकिस्तान कोई भी फैसला इस हवाले से नहीं कर सकती? पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई हुक्म नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, और अच्छा भला लिखा जा सकता था ख़त। दूसरी बात यह है कि स्विस अथॉरिटीज़ को जो पहला ख़त सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से लिखा गया, जिसका मतन का एक एक लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया, उसको जांच पड़ताल की और मंजूर किया, उसके तहत चौथा पैराग्राफ था कि ये ख़त लिखा तो जा रहा है कि केस खोलें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत लिखा जा रहा है, लेकिन हम हुकूमत पाकिस्तान जो है अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो कि सदर से मुतल्लिक़ हैं उनको महफूज रखती है। यानी अब तहफ़्फ़ुज़ात वो स्विस अथॉरिटीज़ को बताना रह गए थे, और वो बताना मुनासिब थे, और वो उस ख़त में भी इनका इंदिया था कि वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और सबसे अहम बात जिसको देखा ही नहीं गया, कल से वावेला डाल रखा है एंकर पर्सन्स ने, आसमान सर पे उठा रखा है। मैं समझता हूँ, मैं तो ऐसे सीनियर एंकर पर्सन से सुन के बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बाद में इंडिया ये खुला नुसरत जावेद की ज़बानी कि ये जो सारा ख़त है, ये ख़त स्विस अथॉरिटीज़ को लिखा ही नहीं गया, ये हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वकील को लिखा है, डॉक्टर यार्डिंग वकील को, एडवोकेट को, और एडवोकेट को इंस्ट्रक्शंस देनी जो है, पहली तो बात यह है कि हुकूमत उस पर तो कोई रुकावट थी नहीं। नंबर 2, हुकूमत का मौक़िफ़ बदस्तूर वही है कि पहले ख़त पे भी अमल दरामद नहीं हो सकता, और ये अमल दरामद हो ही नहीं सकता। ये मेरा ही मौक़िफ़ नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ था। नंबर 3, एक मुवक्किल अपने वकील को जो ख़त लिखता है, वो कानून शहादत के तहत उसको अदालत देख ही नहीं सकती, अदालत उसको खोल के उसको पढ़ नहीं सकती, उस पर से कोई तसुर नहीं ले सकती, क्योंकि वकील को ख़त जो लिखता है, आदमी अपने दिल की भड़ास भी निकाल देता है, अपने केस की कमज़ोरियाँ भी लिख देता है कि मेरे केस में ये कमज़ोरियाँ, भाई साहब ज़ुबानी भी इंस्ट्रक्शंस देता है, पर फ़र्ज़ करो ख़त से इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, वकील पाकिस्तान में हो, वो मुल्क से बाहर हो, तो वो अपने ख़त में अपनी केस की कमज़ोरियाँ अगर लिख दे तो अदालत उसको नहीं देख सकती। ये प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, 100% प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। अगर वो लिख भी दे कि जी मेरे केस में ये कमज़ोरी है, वो अदालत उसको, मैंने जैसे कहा, वो इतराफ़ जुर्म या इतराफ़ कानून शिकनी कर भी ले, अगर अपने वकील को किया हो तो उसको अपने कोई नोटिस नहीं ले सकती अदालत, कोई भी अदालत, छोटी से बड़ी अदालत, और सुप्रीम कोर्ट को इससे आगाह होना चाहिए था। चौधरी साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि ये ख़त जो है ये स्विस हुकूमत को लिखा ही नहीं गया, तो फिर ये सारा अदालत में इतना जो ड्रामा हुआ, अटॉर्नी जनरल साहब ने आके कहा, और ये जो सारा मामला, फिर ये क्या है? देखिए समी, रिकॉर्ड है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, रिकॉर्ड तो मिल गया, कहीं तो रिकॉर्ड है, सरकारी तहवील में ही है वो रिकॉर्ड, वो आ गया है केस, वो रिकॉर्ड एम्बेसी से मिल गया है जो बर्न में थी। बट मोटी बात ये है कि ये बात बहुत लोग कह रहे हैं, हम कहते जा रहे हैं कि अदालतें और सीनियर मोस्ट जजेस अपनी अदालत की कार्रवाई के दौरान ऑब्जर्वेशंस देते रहते हैं और उसकी पट्टियाँ चलती रहती हैं। ये मीडिया, ये एक रिश्ता जो है ना,
ये बड़ा एक अजीब सा बन गया है, पहले कभी नहीं था। कुछ मीडिया 24/7 है, कुछ अदालतों ज़्यादा पट्टियों पे चल रही हैं, पट्टियाँ वो बात करती हैं और पट्टी चल जाती है। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया, फ़लाँ जज साहब ने ये फरमाया, फ़लाँ जज साहब ने ये फरमाया। अब वो सारा यूँ चलता जाता है, तो उसके बाद फैसला जब लिखती है अदालत, तो अक्सर औकात वो फैसला उन ऑब्जर्वेशन से बरक्स होता है, क्योंकि बाद में अदालत को पता लगता है कि असल हक़ाइक़ और वाक़यात क्या हैं। वो 10 दिन बाद पता लगता है, जब दूसरी तरफ से भी वकील पेश होगा हो। इसी केस में देख लें, इसमें कोई इस बात की इंदिया ही नहीं है, कोई शायबा ही नहीं है ऑब्जर्वेशन में कि ख़त गवर्नमेंट ने अपने वकील को लिखा है। एक मुवक्किल ने अपनी पोजीशन बताई है कि भाई ये ख़त हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो ख़त तो लिख दिया, पर हमारी पोजीशन ये है। और उस ख़त में जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लिखा, उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात महफूज रखे अपने। तो अब उनको बयान कर रहे हैं अपने वकील को, ये भी नहीं कि स्विस अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं। मेरे मानने के मुताबिक स्विस अथॉरिटीज़ को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया था उस इबारत को जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, पर अपने वकील को लिखने में तो कोई हर्ज ही नहीं था। और कल से इतना वावेला पड़ा हुआ है, आज तो वो छप गया ख़त, तो मैंने देखा है कि इट इज़ एड्रेस टू मिस्टर यार्डिंग आवाका। आवाका होता है एडवोकेट फ्रांसीसी में। स्विट्ज़रलैंड में अदालती ज़बान जर्मन भी है और फ्रांसीसी भी है। एवाका जो होता है वो लिखा हुआ है वहाँ एवाका, यानी कि वो एडवोकेट है, अपने एडवोकेट को ख़त लिखा है और एक राई का पहाड़ बना दिया गया है। मेरी निगाह में तो ये खासा एक पहाड़ ही खोदना शुरू कर दिया, निकला बीच में से। अब मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज़ हसन, जो ये कह रहे थे कि ये जो ख़त है ये हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत कानून ने स्विस अदालतों को या स्विस हुकूमत को नहीं लिखा, बल्कि ये ख़त उन्होंने अपने वकील को लिखा और इस बात की कानूनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को इजाज़त थी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। वज़ीर-ए-आज़म के पहले गैर मुल्की दौरे चीन की तैयारियां मुकम्मल, मुज़ाकरात में एनर्जी और इक़्तिसादी बहरान पर फोकस होगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जुलाई के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरा चीन के दौरान तवानाई के बहरान, इक़्तिसादी मामला समेत दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत करेंगे। ताहम एनर्जी बहरान फोकस होगा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने अपनी तरजीहात तय कर ली हैं। ताल्लुकात और मसाइल के हल के लिए एक रीजनल अप्रोच अपनाई जा रही है। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से 6 ममालिक के दौरे पर थे, पाकिस्तान नहीं आए। वैसे तो अमरीका कहता है कि अफ़गानिस्तान के मसले का हल पाकिस्तान से होकर जाता है, लेकिन जॉन कैरी का पाकिस्तान ना आना बाज़ सफारतकारों के नज़दीक पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक स्नब है। दूसरी तरफ भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने के बैक डोर डिप्लोमेसी की गुफ्तगू शुरू हो गई है। शायद यही वजह है कि भारतीय सफारतकार SK लांबा पाकिस्तान आए थे, जो मुशर्रफ दौर में भी बैक डोर डिप्लोमेसी करते रहे हैं, अब फिर मुतहर्रक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरा चीन को किस तरह से देखा जा रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के खारजा अमूर और सिक्योरिटी के एडवाइज़र जनाब सरताज अजीज़ साहब। सरताज अजीज़ साहब, ये बयान फरमाइएगा कि ये जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, इस दौरे में पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत दोस्त है पाकिस्तान का, बताया जाता है कि हिमालय से बुलंद दोस्ती है। तो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिन पर फोकस होगा? इसमें पहली बात ये है कि जब वो उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पिछले महीने आए थे, तो 23 मई को उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से भी हुई थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप जब भी अपना चार्ज ले लें तो उसके बाद पहला दौरा जो है वो आपका चीन का होना चाहिए। उसी हवाले से नवाज शरीफ साहब का जो पहला दौरा है वो चीन का है, बाहर का। और उसमें ये भी उस वक्त तय हुआ था कि हमारी कोऑपरेशन तो बहुत ही एरियाज में चल रही है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए, जिसमें जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक टाइज है और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। तो इस हवाले से जाहिर है कि बहुत सारे आइडियाज़ और प्रपोजल जो हैं वो वज़ीर गौर हैं इस वक्त, और कुछ तो ऐलान हो चुका है कि गवर्नर पोर्ट जो है वो
चाइनीज उसको डेवलप करेंगे, बल्कि वहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जहाँ पे फ्री पोर्ट की तरह इन्वेस्टमेंट हो सके। और ख़ास तौर पे गवादर की जो कनेक्टिविटी है इंडस हाईवे को, क्योंकि इस वक्त गवादर पोर्ट सिर्फ कराची से कनेक्टेड है तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना अगर वो डायरेक्टली इंडस हाईवे से और वहाँ से रतुदेरो की सड़क जो है उस पर भी जल्दी काम होगा और वो इसी प्लान में शामिल है। लेकिन उससे आगे बढ़कर जैसे आपको मालूम है कि जो चाइना का वेस्टर्न रीजन है सिंकियांग का और दूसरा, वो उनकी जो पोर्ट्स हैं उससे बहुत दूर है और कराची के मुकाबले में वो 3000 किलोमीटर है, वो 5000 किलोमीटर है। तो अगर ये कॉरिडोर खुल जाए गवादर से और कराची से खुजराब के रास्ते वेस्टर्न चाइना के साथ, तो इससे उस इलाके को भी बहुत तकवीत मिलेगी ट्रेड को और उधर से भी ट्रेड जो है वो आसानी से आ सकती। सरताज साहब, ये तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बयान करें, लेकिन एक जो बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो लोड शेडिंग है, एनर्जी क्राइसिस। इस हवाले से कोई खास गुफ्तगू होगी चाइना के साथ ताउन के लिए? हाँ, एक तो मेरा ख्याल है कि जो चाइना की एक्सपीरियंस है कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी में वो बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव है। उनके यहाँ उनके काफ़ी बड़ा परसेंटेज जो है उनकी बिजली का वो कोल बेस्ड है और उन्होंने उसमें एनवायरमेंटल जो कंसिडरेशन है उनको भी सामने रखा है और वहाँ पे ग्रीन यानी एनर्जी वो आ रही है। पहले भी चाइना ने थर कोल पर एक प्रपोजल बनाई थी, तो अब उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की गई है कि वो एक दो बड़े प्रोजेक्ट जो है इस सिलसिले में शुरू करें। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी है, ख़ास तौर पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, उसमें भी उनका काफ़ी तजुर्बा है। तो उस हवाले से भी आपने देखा होगा कि चाइनीज़ गीज़र जो हैं, वाटर हीटर्स वगैरह, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में रहते हैं और वो काफ़ी सस्ते भी हैं बाकी जर्मनी या बाकी ममालिक से। तो उसमें भी उम्मीद है कि काफ़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो सोलर एनर्जी है वो सस्ती हो रही है और हम जो गैस ज़ाया कर रहे हैं सोलर हीटर्स पर, वो सिर्फ 15-20 हीटर में मिलती है, बाकी ज़ाया हो जाती है। तो उसको सोलर पे डालने में काफ़ी बचत हो सकती है। उसके अलावा जैसे आपको पता है कि चाइनीज़ का जो मजमूई तौर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपीरियंस है उसका पाकिस्तान में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा जब एक दफ़ा हमारी कनेक्टिविटी और ट्रेड शुरू हो जाएगी तो उसमें भी मुझे लगता है कि मज़ीद इस कॉरिडोर के साथ साथ इंडस्ट्रियल जोन और फ्री पार्क बन सकते हैं जहाँ पे चाइनीज़ और दूसरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन इसमें काफ़ी अहमियत है कि जो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है अपना ग्रोथ रेट बढ़ाने की और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की, उसके बगैर हमारी कुछ बाकी मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारा ग्रोथ रेट पिछले 6 साल से 3% रह गया है, इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। अगर इन्वेस्टमेंट की रिवाइवल होती है और चाइना का उसमें काफ़ी रोल आता है और हमारा ग्रोथ रेट 5-6% पे चला जाता है, तो उससे हमारा फिजिकल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जाएगी, गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट भी। तो इससे हमारे बहुत सारे सरताज साहब, एक और मामला है, हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका, उनके हवाले से ये है कि जॉन कैरी साहब की मुतवक्को थी आमद, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए और बाज़ जो सफारतकार हैं वो कह रहे हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक स्नब है पाकिस्तान के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है ये सही वो नहीं है। वाकई वो जब उनका प्रोग्राम बना था तो एक दिन का यहाँ स्टे था, लेकिन उसके बाद वो कतर में एक स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग आ गई सीरिया पर, तो वो अगर जब वो गए तो उनके पास चंद घंटे बचते थे, तो उन्होंने कहा कि नई गवर्नमेंट आई है और ये काफ़ी नहीं है, तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं जल्दी से दोबारा आऊँ। तो जुलाई के महीने में ही उनका शेड्यूल है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में विजिट जो है वो एक्सपेक्टेड है। और वो बहुत बहुत शुक्रिया सरताज अजीज साहब। इसी मसले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम दौरा है और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के जो नए मुस्तक़बिल वज़ीर आज़म है मियां साहब, उन्होंने पहला जो मुल्क इंतखाब किया है बैरूनी दौरे के लिए वो चीन है, जिससे मालूम होता है कि पाकिस्तान की ज़रीना दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। और आपको मालूम है समी साहब, आपके व्यूअर्स को भी, इससे पहले हाल ही में चीन के वज़ीर आज़म चियांग इस्लामाबाद आए थे और वो पहले वज़ीर आज़म थे जो इलेक्शन के बाद आए थे। तो उन दौरों में ये कुछ चीज़ें तय पाई थी। सबसे बड़ी बात है कि चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, यानी कि इक्तिसादी रास्ता एक बनेगा जो बाहमी तजारत, जो रेल लिंक और रोड लिंक तीनों उसमें शामिल होंगे। खास तौर पर महजर जो होगा वो गवादर होगा
और उसमें तबाही के प्रोजेक्ट भी हैं, इक़्तिसादी प्रोजेक्ट भी हैं, और साथ साथ ये भी महसूस हुआ है कि जो तवानाई वाले से बड़े पैमाने पर कहा है कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, उससे कि आप ऐसे प्रोजेक्ट लाएं जो प्रोजेक्ट भी बन सके। तो मैं समझता हूँ कि से हम चल रहे हैं, अब एक नई रास्ता खुल रहा है नई के हवाले से, सादी ताउन के हवाले से, और मैं ये भी समझता हूँ कि अफगानिस्तान की मुशाहिद साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं अभी सवाल नहीं कर पाया था आपसे। मैं असल में जानना आपसे ये चाह रहा था कि चाइना से ताल्लुकात तो बहुत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इन ताल्लुकात को ख़राब करना चाहती हैं। और अभी ये जो वाक़या हुआ चिलास में, बताया जा रहा है कि ख़ास तौर पर उस कैंप पर हमला किया गया जिसमें चाइना के कोपैमा थे। तो ये कौन लोग हैं, आप क्या समझते हैं ये ताल्लुकात को जो ख़राब करना चाह रहे हैं, कौन सी कुव्वतें हैं? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि चाइना के इस वक्त 15,000 बाशिंदे जो इंजीनियर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर 120 मुख्तलिफ चाइना के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। वजीरिस्तान में गोमलजम डैम से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, सेंडक प्रोजेक्ट, गवादर बल्तिस्तान, हर पूरे पाकिस्तान में। और कुछ कुव्वतें हैं जिनको ये सकता है पाकिस्तान की ताउन और जो गुर्बत जो आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि जब हमने मुआहदा किया था, कमर्शियल मुआहदा चीन के साथ पिछले महीने अदर एक चाइनीज कंपनी को देने का जो ऑपरेट करेगी उसको, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जो कुव्वतें इस वक्त मुतहर्रिक हैं पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए, उनका मुकाबला करना होगा, उनको नाकाम बनाना होगा, क्योंकि हज़ारों चाइना के जो वर्कर हैं वो पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी और एनालिसिस के साथ। अपना और अपने साथियों का तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।